हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं चैप्टर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। आज जो हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो है आयनाइजेशन एनर्जी। इससे पहले हमने एटॉमिक रेडियस कवर कर लिया है। इसके बाद वाली क्लास में हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेंगे। ठीक है, मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि हम एक्सेप्शंस भी पढ़ेंगे। एक्सेप्शंस आपको तब समझ आएंगी जब आपको थोड़ा कंसेप्चुअल नॉलेज हो। ठीक है, तो हम आयनाइजेशन भी ऐसे करेंगे। पहले आयनाइजेशन एनर्जी मैं आपको समझाऊंगी क्या होती है, फिर हम रेगुलर ट्रेंड्स देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक्सेप्शंस करवाऊंगी जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं वो मैं आपको सारे कवर करवा दूंगी। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी समझने से पहले देखो, हमारे पास एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स होती है। ठीक है, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है इनके बीच में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होती है, मतलब जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं उनके बीच में होती है। ठीक है, सॉरी, कितनी होती है वो, के Q1 Q2/R²। ठीक है, अब देखो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। देखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल gaseous atom to इन्फिनिटी। देखो, इन्फिनिटी वर्ड आया तो एटम्स इतने छोटे साइज के होते हैं कि अगर हम उनको 1 सेंटीमीटर भी दूर लेके जा रहे हैं तो उनके लिए वो डिस्टेंस इन्फिनिटी है। ठीक है, अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। देखो यहाँ पे मैंने जो शेल ये बनाई है ये वैलेंस शेल है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, किसी नहीं, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है उसको निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो हमारे पास क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है, अब क्या है, जिस एटम में से हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे वो एटम कैसा होना चाहिए, वो आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड मतलब अलग होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए वो किसी दूसरे एटम के साथ अटैच होना चाहिए। ठीक है, और अलग कैसे होगा, मैंने आपको बताया 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, उसके लिए इन्फिनिटी है। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे होना चाहिए वो। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि बहुत दूर, इन्फिनिटी मतलब इसके लिए 1 सेंटीमीटर भी इन्फिनिटी है। ठीक है, तो कैसा होना चाहिए वो एटम, एक आइसोलेटेड होना चाहिए और गैसियस एटम होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, आइसोलेटेड मतलब कि अलग, दूसरे एटम से अलग होना चाहिए, वो अलग से होना चाहिए। ठीक है, तब अब खुद सोचो, सपोज अब मैंने क्या करना है, मेरी क्लास में सपोज 10 बच्चे हैं। ठीक है, मेरे को क्लास में 10 बच्चों में से किसी एक बच्चे के बिहेवियर को समझना है। ठीक है, तो उस बच्चे के बिहेवियर को मैं सबके बीच में बैठ के तो नहीं समझ पाऊंगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये समझना है कि ये बच्चा कितने मतलब सपोज मैंने ना फ्रूट्स दे दिए खाने के लिए। ठीक है, सबने मिल बांट के खा लिए, मुझे कैसे पता लगेगा कि एक पर्टिकुलर बच्चे ने कितने फ्रूट्स खाए, तो मैं उसको अलग लेके जाऊंगी, फिर मैं देखूंगी कि अच्छा आप कितने फ्रूट्स खा पाते हो, फिर चेक करूंगी। ठीक है, मतलब बोलने का ये है कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर चीज का बिहेवियर को समझना हो तो हमें उसको अलग लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या एनर्जी है, अब देखो हम आयनाइजेशन एनर्जी समझ रहे हैं तो हम किसी कोई पर्टिकुलर बिहेवियर को समझ रहे हैं किसी भी एक एटम के, तो हम उस एटम को आइसोलेट करना पड़ेगा, अलग से लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी, कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी किसी भी एटम में से जो उसका सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन पड़ा है उसको निकालने की। ठीक है, और वो एटम कैसा होगा, आइसोलेटेड होगा, गैसियस स्टेट में होगा। ठीक है, बस ये है। ओके, तो बेसिकली क्या किया हमने, एटम है सपोज ये एम। ठीक है, इसमें से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, डेल्टा एच मैंने लिख दिया यहाँ पे। डेल्टा एच क्या होता है, बेसिकली डेल्टा एच होता है हीट। ठीक है,
डेल्टा एच होता है हीट। अब देखो हमारे पास जो डेल्टा एच है वो क्या हो सकती है, वो पॉजिटिव भी आ सकता है, ठीक है, और नेगेटिव भी आ सकता है। क्या मतलब होता है इसका, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा। डेल्टा एच पॉजिटिव कब होता है, जब हमारे पास रिएक्शन कैसी होती है, एंडोथर्मिक, ठीक है, एंडोथर्मिक, ठीक है। और डेल्टा एच नेगेटिव कब होता है, जब रिएक्शन हमारे पास कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एंडो का मतलब होता है हमने एनर्जी को दिया है, एनर्जी इज गिवन, हीट इज गिवन, ठीक है। एक्सो का मतलब होता है हीट इज इवॉल्व, ठीक है। हीट इज इवॉल्व मतलब कि उस पर्टिकुलर सिस्टम से हीट एनर्जी निकली है बाहर, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी तो देखो कैसी होती है, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी तभी हम उस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। तो अब उन अट्रैक्शंस को हमने, उतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को हमने कम करना है, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। यानी कि यहाँ पे जो डेल्टा एच है वो क्या है, यस, पॉजिटिव, ओके। डेल्टा एच जो होता है, जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव। देखो आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी है, जो हीट रिक्वायर हुई है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और डेल्टा एच क्या होता है, हीट होता है, कोई भी हीट। जैसे हम आगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहां पे भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, तो वहां पे भी डेल्टा एच वर्ड आएगा, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट, कि आपके पास जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, ठीक है। अब देखो बात करें इसके यूनिट्स की, बात करें अगर हम इसकी यूनिट्स की, ठीक है, तो इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, देखो यूनिट्स आपको जो मिलेगी वो होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की। पर एटम हमारे पास ऐसे ही हो रहा है ना, हम एक एटम को अलग से लेके जा रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि उसकी कितनी आयनाइजेशन एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी हो सकती है, या फिर हमारे पास क्या हो सकती है, किलो जूल पर एटम की, कितने किलो जूल एनर्जी हमारे पास लगी, आयनाइजेशन एनर्जी लगी एक एटम में, ठीक है। तो ये यूनिट्स हो सकती है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम विल बी इक्वल टू 96 किलो जूल पर, ठीक है। ये हमारे पास होती है इनके बीच का रिलेशनशिप, ठीक है। ओके, सिंपली हम बात करें ये रिलेशनशिप कहाँ से आया है, कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास होता है 1.6 इंटू 10 raised to the power - 19 जूल्स, ठीक है। ओके, तो हमने ये कर लिया, ठीक है, दिस वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट, ओके। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारे पास एक वर्ड आता है सक्सेसिव, काफी देखा होगा आपने, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, देखो मेटल है, ठीक है, हमने क्या किया, सक्सेसिव का मतलब हुआ एक के बाद एक हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, और जो आयनाइजेशन एनर्जी आ रही है दैट इज सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। मेटल मतलब मेटल का एटम है, मैंने एम लिख दिया, ठीक है, उसमें से हमने सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी लगी उसको मैंने लिख लिया आयनाइजेशन एनर्जी 1, ठीक है। उसके बाद मैंने इसी M प्लस में से एक और इलेक्ट्रॉन को निकाला, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया, जो आयनाइजेशन एनर्जी लगी उसको मैंने लिख दिया आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 2, ठीक है। उसके बाद मैंने M+2 में से फिर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, हमारे पास क्या बन गया, M+3, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी लगी मैंने उसको लिख दिया आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 3, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, ऑब्वियस सी बात है, मैंने बोला था कि फर्स्ट टाइम में अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, ठीक है, तो तब भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में, उसको ओवरकम करना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। अब देखो क्या है कि अब हमारे पास उसी एटम के ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज था वो और भी ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि देखो सपोज हमारे पास क्या था, पहले सपोज 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे किसी एटम के अंदर, ठीक है।
उसके बाद मैंने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इधर 9 इलेक्ट्रॉन बचे और 10 प्रोटॉन। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना आ गया, +1। पहले टोटल चार्ज कितना था, 0। ठीक है, अब इस पे +1 चार्ज आ गया। अब 10 प्रोटॉन्स ने 9 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखा है। ठीक है, अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी वो अब ज्यादा लगेगी, है ना। तो हुआ क्या कि जब हमारे पास चार्ज बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज जब हमारे पास बढ़ जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज जब हमारे पास बढ़ गया तो अब ज्यादा प्रोटॉन्स ने कम इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किया है। ठीक है, तो अब हमें जो आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी वो ज्यादा देनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, अब तो चार्ज और भी ज्यादा बढ़ गया, +2 चार्ज हो गया, तो अब जो हमें आयनाइजेशन देनी पड़ेगी वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से भी हमें ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो हमेशा ही सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होगी, और जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से हमेशा ही ज्यादा रहेगी। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है, इसके बाद देखो, अब लिखो नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे पास एटॉमिक साइज। ठीक है, अब आप एक बार जरा वीडियो पॉज करो और खुद सोचो कि एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होना चाहिए ट्रेंड पे। ठीक है, देखो, आई होप आप लोगों को ये आ ही गया होगा। ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया कि जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है उतनी ही ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज आएगा उतना ही न्यूक्लियस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखेगा और इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या होता है, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता रहता है, ठीक है, एटॉमिक साइज है पहले इतना था, अब इसमें सपोज 3 शेल्स आ गई, अब इसी एटम में सपोज कितनी आ गई, 4 शेल्स आ गई। तो जैसे जैसे हमारे पास एटम का साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में डिस्टेंस भी हमारे पास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, जो ये वाला डिस्टेंस है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन अब उतने अच्छे से बॉन्ड नहीं बना रहे, मतलब बॉन्ड नहीं, सॉरी, उतने अच्छे से मतलब आपस में अट्रैक्टेड नहीं है, उतना इन्फ्लुएंस नहीं है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जितना ही सबसे छोटे वाले साइज पे है। यानी कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी भी घट जाएगी। देखो जो ये लास्ट वाला केस है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान है क्योंकि न्यूक्लियस काफी दूर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है। ठीक है, तो होगा क्या हमारे पास, हम क्या बोल सकते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के। ठीक है, एटॉमिक साइज के जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एटॉमिक साइज के। सेकंड है हमारे पास, जो सेकंड है इसमें हमारे पास वो है न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, सेकंड है न्यूक्लियर चार्ज, तो ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ ऑलरेडी, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ये मुझे फर्स्ट पे बताना चाहिए था पर कोई बात नहीं, लिख लो इसको अब। सेकंड में न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करता है जेड पे ऑब्वियसली, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतने वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है थर्ड फैक्टर वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज इम्पोर्टेंट फैक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कैसी हो सकती है, या तो इनकम्प्लीटली फिल्ड होगी, जैसे कि सपोज P1 है, P1 हमारे पास कैसी है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है। ठीक है, तो उसमें तो रेगुलर ट्रेंड चलेगा हमारा। लेकिन हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, हाफ फिल्ड है,
हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड का मतलब क्या हो गया, जैसे कि पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड कब होगा, जब उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। या तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, फुल्ली फिल्ड होगी। ठीक है, कैसी होगी, फुल्ली फिल्ड। जैसे कि पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब हाफ फील्ड क्या होगी, अगर हम पी की बात करते हैं तो पी के लिए हाफ फील्ड क्या होती है, P3। ठीक है। और अगर डी की बात करते हैं तो डी की हाफ फील्ड क्या होती है, डी में कितनी ऑर्बिटल्स होती है, 5। ठीक है। तो हाफ फील्ड कितनी हो जाएगी उसकी भी, 5, है ना, D5 बेसिकली। ठीक है। अगर फुल्ली फील्ड की बात करते हैं तो P6 हो गई, या फिर हमारे पास D6 हो गई। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं, वैसे एफ ऑर्बिटल में 7 आगे फर्दर लोब्स होती है, 7 आगे मतलब ऑर्बिटल्स होती हैं उसमें। ठीक है। तो इसकी हाफ फील्ड कितनी हो जाएगी, F7। ठीक है। और F14। ठीक है। तो है क्या हमारे पास कि अगर जो ये कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है वो फुल्ली फिल्ड या हाफ फिल्ड होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिमेट्रिकली अरेंज है। ठीक है, सिमेट्रिकली हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अरेंज है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन्स अरेंज है। और जब इलेक्ट्रॉन कोई भी चीज सिमेट्री में होती है ना, तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाती है, एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाती है। ठीक है, जब भी कोई चीज में सिमेट्री प्रेजेंट होती है तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाती है। ठीक है। तो बेसिकली हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसी हुई हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन हुई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो जब हमारे पास कोई चीज स्टेबिलिटी में पड़ी है, और उसको, अब मेरे पास ना एक ऐसा सिस्टम पड़ा है P3 वाला। ठीक है। अब मे और एक सिस्टम पड़ा है, देखो एक सिस्टम पड़ा है P3 वाला। ठीक है। और एक सिस्टम पड़ा है P2 वाला, ऐसे। तो मैंने बोला ये स्टेबल है। ठीक है। ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। ये P3 है, ये P2 है। ठीक है। ये सिस्टम ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, या फिर इसमें से, ऑब्वियसली कौन से, P2 वाले सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, क्योंकि ये तो ज्यादा स्टेबल है, और स्टेबल चीज तो कम रिएक्ट करना चाहती होती है। ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि या तो हाफ फिल्ड होगी या फुल्ली फिल्ड होगी, उसमें आयनाइजेशन एनर्जी हमें एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है। तो उनके केस में ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक है। फोर्थ जो हमारे पास फैक्टर आता है यहाँ पे, वो आता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट। ठीक है। या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, सबशेल इफेक्ट। ठीक है। सबशेल इफेक्ट। अब देखो पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऐसे स्फेरिकल अराउंड क्या, कौन सी वाली ऑर्बिटल होती है, एस ऑर्बिटल। न्यूक्लियस के अराउंड ऐसी वाली कौन सी ऑर्बिटल होती है, पी ऑर्बिटल। न्यूक्लियस के अराउंड ऐसी वाली कौन सी होती है, डी ऑर्बिटल। ठीक है, ऐसे। ठीक है, डी ऑर्बिटल। तो जो एस ऑर्बिटल होती है ना, वो न्यूक्लियस के हर तरफ से उसने न्यूक्लियस को घेरा होता है। पी ऑर्बिटल थोड़ा थोड़ा उसमें स्पेस रह गया है ना। तो बोलने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस एस ऑर्बिटल के अंदर होंगे, उनके ऊपर न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा होगा। वही जो इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में होंगे, उन पे न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा कम हो जाएगा। डी ऑर्बिटल में होंगे, उन पे और भी कम हो जाएगा, थोड़े दूर दूर पड़े इलेक्ट्रॉन, है ना। तो बोलने का मतलब ये है कि जो एस ऑर्बिटल होता है उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है, और फिर एफ का होता है। ठीक है। तो ये सबसे क्या होती है, लिख लो चाहे, क्लोजर टू न्यूक्लियस। ठीक है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन एस में पड़ा होगा उसको निकालना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होगा पी, डी और एफ से। ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो लगेगी वो एस इलेक्ट्रॉन्स के लिए सबसे ज्यादा, फिर पी के लिए, फिर डी के लिए, फिर एफ के लिए। ठीक है। अब देखो ये तो आ गया हमारे पास क्या, जो हमने समझा है कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट कर रहे हैं हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये सारी चीजें आपने दिमाग में रखनी है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, जो हमारे पास वेरिएशंस आती हैं, वेरिएशंस, वेरिएशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ट्रेंड्स मतलब बोल लो। फर्स्ट है हमारे पास अलोंग द पीरियड। ठीक है। एक बार सोचो जरा, अलोंग द पीरियड हमारे पास क्या होना चाहिए, हाँ जी सोचो, अलोंग द पीरियड क्या होना चाहिए, इतनी बार कर लिया।
तो हम फर्स्ट पीरियड ले लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, ये हमने ले लिया फर्स्ट पीरियड। ठीक है, तो हमें पता है कि ट्रेंड इसका कैसा होना चाहिए, हम ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं अलोंग द पीरियड, जब हम मूव करते हैं एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और क्योंकि Z की वैल्यू बढ़ती है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स सेम शेल के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, साइज छोटा होता रहता है। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो बेसिकली जो न्यूक्लियर चार्ज है वो लॉन्ग द पीरियड बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये ट्रेंड जो है वो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और बात हम करें अगर हम इसमें देखें, एक मिनट, ओके, तो अगर हम बात करें सेकंड डाउन द ग्रुप की, डाउन द ग्रुप की, तो डाउन द ग्रुप हमारे पास कैसा ऑर्डर होना चाहिए, डाउन द ग्रुप, क्योंकि एटॉमिक जो हमारे पास क्या होता है, साइज होता है वो इंक्रीज करता है, जैसे कि लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ता है ना, एटॉमिक साइज बढ़ता है डाउन द ग्रुप, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारे पास जो ट्रेंड है जनरल। अब देखो ये जो है ना, इसमें ना कुछ एक्सेप्शंस है। देखो क्या है, बात करते हैं हम सबसे पहले पीरियड नंबर 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिख दिया पीरियड नंबर 1। ठीक है, तो पीरियड नंबर 1 में क्या होना चाहिए, ये है हाइड्रोजन, ठीक है, और ये है हीलियम। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, इधर को मूव कर रहे हैं। देखो सारे नोट डाउन करने हैं जो मैं आपको लिखवाऊंगी, यहाँ से क्वेश्चंस बनना शुरू होंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको पीरियड नंबर 1 के लिए लिखवा रही हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, फिर हीलियम होता है, ऐसा होता है ना पीरियोडिक टेबल में। देखो एक मिनट बस, ये पीरियोडिक टेबल है। देखो सबसे पहले पीरियड नंबर 1 ये होता है, पीरियड नंबर 2 ये होता है, फिर 3 4 5 6 है ना। फर्स्ट पीरियड में क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम है सिर्फ, है ना। तो फर्स्ट पीरियड में देखो क्या है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम की अगर हम बात करें तो नोबल गैस है, नोबल गैस तो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, 1s2 है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी 1s1 है। फुल्ली फिल्ड है, देखो कितनी सारी चीजें आ रही है। एक तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, और फर्स्ट चीज क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड है इसकी, सेकंड चीज तो यानी कि ये हायर स्टेबल होगी। दूसरी चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर है, एस ऑर्बिटल के अंदर है, जिसका पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, जो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज होती है। ठीक है, तो अब देखो जो हमारे पास इन्हीं सभी फैक्टर्स की वजह से, और इसका साइज भी छोटा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसी चीज की वजह से, क्योंकि इसमें ये सारे फैक्टर्स आ रहे हैं, इसी चीज की वजह से जो हीलियम होता है, जो आपके पास हीलियम का एटम होगा, इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है इन होल पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल। तो इसको आप नोट कर लेंगे कि आपको क्वेश्चन भी आ सकता है एमसीक्यूज में। ठीक है, कि आपको पूछ लिया जाएगा, दो तीन ऑप्शन देखे कि सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में किसकी होती है, तो हीलियम की होती है। क्योंकि हीलियम क्या है, देखो 1s2 फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन भी, और एस में 1s में इलेक्ट्रॉन है, सबसे फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, और वो भी एस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो आपने पीरियड नंबर 1 की ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर आता है देखो आपके पास पीरियड नंबर 2। पीरियड नंबर 2 में क्या आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है, जब हम अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे हम मूव कर रहे हैं, तो हमें पता है
कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करनी चाहिए। ठीक है, तो होता भी ऐसे ही है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। ठीक है, लेकिन देखो एक्सपेक्टेड जो हमारे पास है ट्रेंड वो क्या है, क्योंकि एक्सपेक्टेड जो इसमें ट्रेंड है वो ये है कि लिथियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी सबसे कम होगी, फिर बेरिलियम की होगी, फिर बोरोन की होगी, फिर कार्बन की होगी, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर फ्लोरीन की एंड देन नियोन की। ये एक्सपेक्टेड ट्रेंड है। नियोन तो ठहरा क्या हमारे पास नोबल गैसेस, और नोबल गैसेस के तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, इसकी तो होगी वैसे सबसे ज्यादा। ठीक है, एक्सपेक्टेड ट्रेंड हमारे पास ये है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास एक्सपेक्टेड वर्सेस रियलिटी है ना वो बिल्कुल अलग है। जो इसकी रियलिटी है वो बिल्कुल तो नहीं, थोड़ी बहुत अलग है। रियलिटी हमारे पास डिफरेंट है। और क्यों डिफरेंट है देखो, रियलिटी हमारे पास क्या है कि देखो लिथियम सबसे पहले हमने लिया, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 1s2 2s1। बेरिलियम हमने लिया, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2। बोरोन हमने लिया, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p1, है ना। कार्बन की क्या होगी, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, नाइट्रोजन की क्या होगी, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन की क्या होगी, 1s2 2s2 2p4। ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन की क्या होगी, 1s2 2s2 2p5। ठीक है, 2s2 2p5। ठीक है, और नियॉन की क्या होगी, 2p6। डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ, ठीक है, इनर वही रहेगी। अब देखो क्या हुआ हमारे पास कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी ना उसकी वजह से डिफरेंस आया। मैंने आपको बोला था कि जो फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, हाफ फिल्ड होती है, वो थोड़ी एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाती है, तो उनके लिए थोड़ी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है। तो एक बार देखो इस नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2p3। जो p ऑर्बिटल है वो कैसा है, हाफ फिल्ड है। ठीक है, हाफ फिल्ड मतलब सिमेट्री, सिमेट्री मतलब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम क्या है, 2s2। एक तो s ऑर्बिटल है, ऊपर से ये भी दोनों ऑर्बिटल्स देखो 1s2 2s2 कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, अब देखो दो काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। एक्चुअली क्या होता है देखो केमिस्ट्री में, पहले हम ट्रेंड कर लेते हैं जो भी हम कर रहे हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंटली उन चीजों को चेक करते हैं। अब जो एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंगली हम फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है, जैसे हमने जनरल एक्सपेक्टेड ट्रेंड हमने ये बोल दिया, लेकिन हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आई वो हमारे पास कैसी आई, लिथियम की सबसे कम। ठीक है, फिर बोरोन की, बोरोन से ज्यादा बेरिलियम की होगी। ठीक है, फिर कार्बन की। ठीक है, फिर हमारे पास ऑक्सीजन की होगी, फिर नाइट्रोजन की होगी। नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है ये, नाइट्रोजन की ज्यादा होगी ऑक्सीजन से क्योंकि इसकी हाफ फिल्ड है। फिर होगी फ्लोरीन की। ठीक है, फिर होगी नियॉन की। ठीक है, तो हमने इसकी एक्सप्लेनेशन जो दी ना वो हमने इस बेसिस के ऊपर दी। यही होगा इसका रीजन, और तो कोई रीजन ही नहीं बनता। इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या आई होगी, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन से ज्यादा आई होगी, बेरिलियम की बोरोन से ज्यादा आई होगी। देखो काफी सारे फैक्टर्स चलते रहते हैं। एक फैक्टर तो चल ही रहा है कि एटॉमिक जो हमारे पास अब न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कुछ फैक्टर्स बीच में ऐसे आ रहे हैं जैसे कि हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड वाले, जो कि उन फैक्टर्स को भी डोमिनेट कर रहे हैं। दोनों चीजें चल रही है, ऐसा नहीं हो रहा कि बहुत डोमिनेट कर रहे हैं। जैसे नाइट्रोजन की फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, आई मीन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, बट वो इतनी भी ज्यादा स्टेबल नहीं, मतलब इतनी भी ज्यादा वो वाला फैक्टर डोमिनेट नहीं हो जाएगा कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन से भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो काफी सारी चीजें ऐसे आपको देख के चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको आ सकता है, तो ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको, नोट्स में मेंशन कर लो इसको। ओके, इसी तरह से पीरियड 3 है देखो, पीरियड थ्री, पीरियड थ्री में क्या आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, ये आता है आपके पास। अब इसमें भी क्या होना चाहिए, जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए।
तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड आपके पास है वो क्या होना चाहिए ट्रेंड? सोडियम की सबसे कम, फिर मैग्नीशियम की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर सिलिकॉन की, फिर फास्फोरस की, ठीक है, फिर सल्फर की, फिर क्लोरीन की, फिर आर्गन की। लेकिन यहाँ पे भी जो रियलिटी होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है, रियलिटी डिफरेंट होती है। देखो सोडियम की, देखो आप ना एक आइडिया ले सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी थी? लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कितनी थी, 2s1। तो सोडियम की हो जाएगी 3s1। ठीक है, मैग्नीशियम की कितनी हो जाएगी, 3s2। ठीक है, एल्यूमिनियम की कितनी हो जाएगी, 3s2 2p1, सॉरी 3p1। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम से पहले बोरोन आता है ना, बोरोन की क्या है, 2s1 2p1, तो इसकी हो जाएगी 3s2 3p1। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम आती है ऐसे। वैसे सिलिकॉन की हो जाएगी 3s2 3p2। ठीक है, फॉस्फोरस की 3p2, फॉस्फोरस की क्या हो जाएगी 3p3, सल्फर की आ जाएगी 3p4, क्लोरीन की आ जाएगी 3p5, और आर्गन की आ जाएगी 3p6। तो आर्गन तो हमारे पास वैसे भी क्या है, नोबल गैसेज है, नोबल गैसेज तो एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम पीछे जो हमने किया था लास्ट, कि जो मैग्नीशियम है उसकी क्या है, कंप्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल है, और जो हमारे पास फॉस्फोरस है वो नाइट्रोजन की तरह उसकी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जिस वजह से सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, फिर एल्यूमिनियम की होगी, फिर मैग्नीशियम की होगी, फिर सिलिकॉन की होगी, फिर सल्फर की होगी, फिर फॉस्फोरस की थोड़ी सल्फर से ज्यादा हो जाएगी, रीजन बीइंग हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, फिर क्लोरीन की होगी, एंड देन आर्गन की। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रेंड आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपके पास इसमें से जो एक्सेप्शंस बनती हैं वो ये है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो देखो कैसे बनते हैं। ओके, अब देखो जो क्वेश्चंस हैं देखो वो कैसे बनते हैं। आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन है सपोज ये वाला, कंपेयर, अच्छा डाउन द ग्रुप वाला रह गया। अब देखो ये तो मैंने आपको पीरियड्स का बता दिया ना, अब देखो ग्रुप वाइज, ग्रुप वाइज हमारे पास क्या है देखो, हम ग्रुप 1 को लेते हैं, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक है, ये हमने लिया। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। और जो सीजियम होता है, एक तो देखो ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, 2s1 3s1, ठीक है, 3p 4 क्या कहते हैं 4s1 सॉरी, 5s1 एंड 6s1। तो इधर क्या होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकालना होता है और ये नोबल गैसेस बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास ग्रुप 1 होता है, ये काफी ज्यादा कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, जैसे अगर हम बात करें देखो लिथियम की, तो लिथियम नहीं सोडियम की बात देखते हैं। जैसे हम सोडियम की बात करें, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल देंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, ये Na प्लस बन जाएगा। आपको पता है Na प्लस की फॉर्म में ही होता है मोस्टली। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि ये नोबल गैस बन जाएगा नियॉन, तो स्टेबल बन जाएगा बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से। अब क्या है, एक तो ये ग्रुप 1 है जो कि हाईली रिएक्टिव होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है। ऊपर से ये सीजियम है, सीजियम है, सीजियम में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो भी सिक्स्थ शेल में है। ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन जाके बाहर पड़ा है बहुत ज्यादा, सिक्स्थ शेल में इलेक्ट्रॉन पड़ा है। तो इसको निकालना तो सबसे ज्यादा आसान होगा, यानी कि इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी, सीजियम के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो लीस्ट होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में, इन होल पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये आपने चीज नोट डाउन करनी है कि जो सीजियम होता है उसके लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में, और हाईएस्ट किसकी होती है, हीलियम की होती है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको नोट करके रखनी है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, अब है क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है देखो, आपको क्या करना है, कंपेयर करनी है, कंपेयर, कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी 1 एंड आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है,
ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की आपको आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी के लिए आपको पता है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बहुत मेजर रोल प्ले करती है, तो आपको वो सबसे पहले करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो दो आयनाइजेशन एनर्जी है, दो इलेक्ट्रॉन्स निकाले, दो इलेक्ट्रॉन सक्सेसिवली निकलते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, पहले एक इलेक्ट्रॉन फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के लिए करते हैं। ऐसे रहा होगा कि पहले ऑक्सीजन में से क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकाला होगा, तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी लगी उसको हमने बोल दिया, ये साइन होता है निकालने का, आयनाइजेशन एनर्जी 1, तो यहाँ पे क्या बन गया O+। उसके बाद क्या होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गई, आयनाइजेशन एनर्जी 2, और यहाँ पे क्या बन गया O2+, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन में से पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, आयनाइजेशन एनर्जी 1, क्या बन गया ये N+। उसके बाद इसमें फिर से आयनाइजेशन एनर्जी दी होगी, जिसको हमने आयनाइजेशन एनर्जी 2 लिख दिया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, तो N2+ बन गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन निकला है। अब आपको पता है आंसर तो आप ऐसे नहीं बता सकते हो, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड हाफ फिल्ड वाली चीज आती है इधर, ठीक है। अगर फुल्ली फिल्ड हाफ फिल्ड नहीं है तो साइज के बेसिस पे जाओ, ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर देखो, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2s2 2p4, ठीक है। तो और नाइट्रोजन की क्या होती है, 2s2 2p3, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। अब इस हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, ठीक है। इस हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी कि और जो हमारे पास इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में से 2p4 में से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके कंपैरिजन में नाइट्रोजन की हमने अभी अभी किया था, यानी कि जो आयनाइजेशन एनर्जी 1 होगी किसकी, नाइट्रोजन की, वो ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ सॉरी 1 ऑफ ऑक्सीजन। जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो हमारे पास सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो हमारे पास किसकी है, ये है O+, ठीक है। अब O+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 2s2 2p3, ठीक है, 2s2 2p3, और जो हमारे पास N+ है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 2s2 2p2, ठीक है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया ना, तो N+ में मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 2p3 से वो 2p2 बन गया। वैसे यहाँ पे ऑक्सीजन क्या था, 2p4, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2p3 बन गया, ठीक है। तो क्या है, अब खुद सोचो कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है, ऑब्वियसली ये वाली इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में से, सॉरी टफ है, तो कौन सी वाली इसमें से, इस वाली में से, O+ में से। तो हम क्या बोलेंगे कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो ऑक्सीजन की ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी किसके, नाइट्रोजन से, ठीक है। तो आपके पास ये दो आंसर आ जाएंगे, फाइनल आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, बड़े आसान होते हैं, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको निकालने होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, आपको मैंने ग्रुप का बता दिया था, अब आपको एक बार ना ग्रुप की एक्सेप्शन लिखो, ग्रुप एक्सेप्शन, ठीक है। ग्रुप एक्सेप्शन, एंड दिस इज लास्ट आपका आज का जो टॉपिक रहेगा। देखो ग्रुप एक्सेप्शन में कौन से वाले ग्रुप की लिखोगे, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, आपको पता है डाउन द ग्रुप हम मूव करते हैं तो साइज हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होगा तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो डिक्रीज होनी चाहिए, ऐसा ही होता है कि साइज इंक्रीज हो रहा है, डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी आपके पास क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन तो एक्सपेक्टेड जो हमारे पास यहाँ पे रहता है ट्रेंड, वो क्या होता है, बोरोन की सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम, ठीक है। हमारे पास जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड होता है वो ये होता है, ठीक है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली हमारे पास यहाँ पे देखा जाता है ट्रेंड, वो क्या होता है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया तो इसमें क्या देखा जाता है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो बोरोन की ही है, ठीक है।
फिर जो एल्यूमिनियम है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी इतनी होगी, ये होगी बोरोन की, ये होगी एल्यूमिनियम की, ठीक है। और उसके बाद ये हो गई किसकी, गैलियम की, ठीक है। और ये वाली हमारी हो गई, और ठीक है, हीलियम की। तो ये आ जाती है इनकी आयनाइजेशन एनर्जी। इसके अकॉर्डिंगली जो रियलिटी में हमारे पास ट्रेंड आ रहा है, मतलब वो क्या आ रहा है, बोरोन की, ठीक है, फिर टीएल, ठीक है, फिर जीए, ठीक है, फिर एल्यूमिनियम, ठीक है, और लास्ट में इंडियम एंड आयन, ठीक है। इनका ये वाला आता है। तो आपको कैसे याद रखना है ये, 1 5 3 2 4, 1 5 3 2 4 ऐसे याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा ही एक्सेप्शन है इस वाले में, तो आपको उसको याद ही रखना पड़ेगा। अब देखो इसका रीजन क्या रहता है। इसका रीजन ये होता है कि इनमें तो होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और जो हमारे पास, ठीक है, जो ये हमारे पास ये होता है, क्या कहते हैं इसको, लास्ट वाला ये, ठीक है, इसके लिए हमारे पास आता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो एक चीज, मैं आपको पीरियोडिक टेबल में समझाती हूँ इस चीज को। ओके, अब देखो यहाँ पे जो ये इंडियम है, ठीक है, और गैलियम और जो इंडियम है ना, इनसे पहले देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, इनसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। आ तो देखो थेलियम से पहले भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही आ रहे हैं, लेकिन देखो इन थेलियम से पहले हमारे पास लेंथेनाइड्स भी आ रहे हैं यहाँ पे देखो, ठीक है। तो जो लेंथेनाइड्स होते हैं, ठीक है, आपको पता है मैंने कल ही आपको पढ़ाया था कि जो लेंथेनाइड्स होते हैं उनमें एफ ऑर्बिटल आती है, और एफ ऑर्बिटल का सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, आउटर मोस्ट शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो ज्यादा अफेक्टिव चार्ज फील करते हैं, जिसकी वजह से उनका चार्ज, सॉरी, जिसकी वजह से उनका जो रेडियस है वो बहुत कम हो जाता है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास थेलियम है, थेलियम का एटॉमिक नंबर है 81, ठीक है, थेलियम का एटॉमिक नंबर है 81, ठीक है। तो थेलियम के जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक ऐसे ही होता है ना, जैसे आपने यहाँ पे, जैसे कहाँ गया, हाँ, जैसे आपने लिखा है सोडियम, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप ऐसे लिखोगे नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और 3s1, मतलब जितनी नियोन की इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है कि नियोन इसके अंदर आ रहा है, बात ये है कि नियोन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी क्या, 1s2 2s2 एंड 2p6, ठीक है, उतनी आएगी, और फिर लास्ट में 3s1 आएगा, ठीक है। तो ये किसकी होगी हमारे पास, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे ही जब आप थेलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उसमें एफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगी, है ना। जैसे लेंथेनाइड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उतनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 71 तक सेम आएगी, उसके बाद 72 73 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। तो बोलने का मतलब ये है कि थेलियम में एफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, और एफ ऑर्बिटल्स का क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, वही लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से थेलियम के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो काफी ज्यादा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील करती है, क्योंकि इससे आगे एफ ऑर्बिटल्स है, यहाँ पे एफ ऑर्बिटल्स है, तो उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस के और भी ज्यादा क्लोज होगी, और ज्यादा क्लोज होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। बात करें अगर हम गैलियम की और इंडियम की, तो इनसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी कौन सा ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल्स होता है। देखो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के सबसे क्लोज है ये वाला ग्रुप, जो ये वाला ग्रुप है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के सबसे क्लोज है, इसी वजह से इनमें ट्रांजिशन इफेक्ट आ रहा है, और सिर्फ इसी ग्रुप में ट्रांजिशन इफेक्ट आता है, इन सब में कोई ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं आएगा, आगे कार्बन वाले में भी नहीं आएगा। ट्रांजिशन में भी डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, डी ऑर्बिटल्स का भी पुअर ही शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि डाउन द ग्रुप, वैसे तो हमारे पास क्या ऑर्डर आ रहा है कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है, जैसे इस केस में कर रही थी, सेकंड पीरियड में भी कर रही थी, बाकी सब में करेगी, बस इसका आपने ध्यान रखना है कि इसमें हमारे पास कुछ आएगा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। सिमिलरली जो कार्बन वाला होगा ना, इसमें भी टिन और लेड, लेड क्योंकि लेड से पहले देखो क्या आ रहे हैं, लेंथेनाइड्स आ रहे हैं,
लेड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो एफ ऑर्बिटल फिल होगी। तो यहाँ पे भी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगी, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो लेड की ज्यादा होगी टिन से। तो आप ये भी नोट्स में अपने मेंशन कर लो, इस ग्रुप को लिख लो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, उसमें आप कर लो कि जो लेड की होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, मैं ही लिखवा देती हूँ, रुको। आ, कि आपके पास देखो क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड है। ठीक है। टिन बोल के लेड लिख दिया। क्या है, टिन है और लेड है। ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या है हमारे पास, साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। ठीक है। तो कार्बन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, फिर सिलिकॉन की, फिर जर्मेनियम की, फिर हमारे पास टिन की होती है, फिर लेड की होती है। ठीक है। रीजन क्या होता है, सॉरी, लेड की होती है फिर टिन की होती है। रीजन क्या होता है, क्योंकि इससे पहले हमारे पास लेंथेनाइड्स आ जाते हैं, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये वाला ट्रेंड बन जाता है। ठीक है। तो आपका आयनाइजेशन एनर्जी यहीं पे खत्म होता है, इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करेंगे।